आप देख रहे हैं डीटी न्यूज, सत्य समर्पण साहस। 15वीं शताब्दी ये वो दौर था जब शहंशाह अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे, तो बहुत ने अपने राज्यों को बचाने के लिए डटकर मुकाबला किया था। राजपूताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत तक भी पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और खासकर कि गोंडवाना। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वो हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गोंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हिंदू रानी जिसके नाम पर मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय भी है। साथ ही इस हिंदू रानी के नाम पर भारत सरकार ने वर्ष 1988 को डाक टिकट जारी किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं आपके साथ हिमांग चंद्र। आज हम आपको बताएंगे उस रानी की शौर्य गाथा जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में चंदेल वंश में हुआ था। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बुंदेलखंड की वीर भूमि में जन्मी रानी दुर्गावती की वीर गाथा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी को भारत में आगमन होने से रोका था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है, यह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत ही उम्दा थी। 1542 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज्य करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनैतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड वंश लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेर शाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा मात्र 4-5 वर्ष का था। ऐसे में सवाल ये आता है कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र हुआ करता था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वास दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा था। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि यह जगह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह से पराजित हुआ। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर असफ खान
का राज हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों की ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थीं। ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। रानी दुर्गावती का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वसनीय वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन यानी 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष बड़ा दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर रानी की भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंखों को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अपना अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दें, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में रानी ने स्वयं अपनी कटार निकाली और अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। रानी दुर्गावती के सम्मान में वर्ष 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने भी वर्ष 1988 को 24 जून के दिन रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। फिलहाल आज के हमारे शो में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ वीरांगनाओं या वीरों की, महावीर योद्धाओं की गाथा सुनाएंगे, उनके वीर गाथा आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें डीटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।